ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई कि तुमने फिर दोबारा नाराज होना छोड़ दिया? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर को। मैं आपको बता दूं कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2013 से लेकर और 2020-21 में आप लोगों को कॉन्टिन्यूस देखने को मिला इसका एक क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ओवरव्यू ऊपर ऊपर की सतह से पूछा जाता है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं वो कंटेंट क्वालिटी पैरामीटर से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जहां से आपके एसएससी जेई में क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। तो बहुत सारा है। देखो, वैसे तो क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत बड़ा है, लेकिन अपन सिर्फ वो कंटेंट डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना अभी। सिर्फ वो बताऊंगा जो आपको याद रखना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आफ्टर दैट, एट द एंड ऑफ द सेशन, आई विल बी गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर ऑल टाइप ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स क्वेश्चन फ्रॉम एसएससी जेई एग्जाम। ठीक है? तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी आप लोगों के लिए, लेकिन आई होप आप कोऑपरेट कर लेंगे। तो क्वालिटी पैरामीटर क्या है? सबको पता है, पानी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है जो पानी की क्वालिटी को बरकरार रखता है। अगर पानी में उस स्टैंडर्ड से ज्यादा कोई भी कंपोनेंट ज्यादा हो जाता है तो पानी एज अ पॉल्यूशन के तौर पे देखा जाता है, फिर वो पीने लायक नहीं बनता, और उसमें अगर हम पीते हैं तो बीमारियां फैल सकती है। तो वो स्टैंडर्ड्स क्वालिटी पैरामीटर के नाम से जाने जाते हैं। तीन तरह के क्वालिटी पैरामीटर होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल वो जो आंखों से देख सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। केमिकल वो जिसमें रिएक्शन होती है। और बायोलॉजिकल वो जब जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मैटर की जब हम बात करते हैं पानी के अंदर, तो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के तहत उनको गिना जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल पैरामीटर में। फिजिकल पैरामीटर जो अपनी सेंस के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, छू कर, देख कर, टेस्ट करके। सबसे पहले हमारे पास आता है टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करें तो डिजॉल्व गैसेस के थ्रू सारा काम होता है। तो पानी का जो भी टेस्ट होता है वो उनकी गैसेस के थ्रू, सॉल्ट्स के थ्रू चेंज हो जाता है। तो नो नीड टू लर्न दिस काइंड, ये तो मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनमें क्लोरीन होता है। एंड रिमेंबर, अगर क्लोरीन अपनी मात्रा से ज्यादा हो गया कभी भी, कहीं भी, तो ये कैंसर कॉजिंग कंपाउंड बनाता है। तो इसको हम, क्लोरीन को, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। टेस्ट एंड ऑर्डर को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम का। थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर। थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर की एक्सेप्टेबल लिमिट और रिजेक्शन, यानी हाईएस्ट परमिसिबल लिमिट कितनी है, 1 टन या 3 टन, टेस्ट एंड ऑर्डर की, वो आपको याद करना है। अब थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर का एक टेबल है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको याद करना है ये सब, कि आप लोगों का टेस्ट एंड ऑर्डर, अगर थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर 0 आ जाता है तो कोई स्मेल नहीं है, 1 आ जाए तो बहुत कम है, और अगर 5 आ जाए तो एक्सट्रीम है, और उसी के साथ ये टेबल बढ़ता रहता है। आपको ये टेबल एज इट इज तौर पे याद रखना है। 0 से 5 तक इसकी वैल्यू जाती है, और उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं बन पाता है। थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर होता क्या है, आज तक नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है समझना जरूरी है। एक होता है गंदा पानी, जिसको आप लोग कहते हो रॉ सैंपल, जिसकी क्वांटिटी आपने ली है XML। अब उस पानी को आप डाइल्यूट करते हो साफ पानी मिला के। जैसे नीट पीने में और डाइल्यूटेड पीने में फर्क है, मैं दवाई की बात कर रहा हूँ। तो आपने उसमें साफ पानी मिलाया, डिस्टिल्ड वाटर YML, और जब तक मिलाया कि उसमें से बदबू आनी बंद हो गई। साफ पानी मिलाओगे तो बदबू कम हो जाएगी। जब तक मिलाया, जब तक पानी में से बदबू आनी बंद हो गई, और जब टोटल वॉल्यूम आपने निकाली तो वो Z हो गई, X+Y Z। तो XML गंदा, YML साफ, और टोटल जब तक बदबू आनी बंद हो गई। तो आप थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर कैसे निकालते हो? टोटल वॉल्यूम में आपका रॉ कितना है, गंदगी कितनी है। तो ये आपके थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर का फॉर्मूला है, याद रखेंगे, जरूरी है। तो आपने टेस्ट एंड ऑर्डर में क्या क्या जाना? मेजर चीज जो याद करने लायक है वो है एक्सेप्टेबल लिमिट 1 टन, रिजेक्शन लिमिट 3 टन। उसके बाद थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर क्या होता है और उसकी टेबल क्या है और किस तरह से निकालते हैं, ये टेस्ट एंड ऑर्डर का पूरा कंसेप्ट बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है कलर। तो कलर पानी के अंदर बहुत सारी चीजों की वजह से होता है। जनरली आपके पानी के अंदर कलर डिजॉल्व सॉल्ट से आता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर देता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कृपया करके याद रखेंगे। जैसे आयरन हमेशा रेड कलर देता है, उसके बाद ह्यूमिक एसिड येलो कलर देता है, और मैंगनीज सॉल्ट आपका ब्राउनिश ब्लैकिश कलर देता है जनरली। कलर का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि पानी अगर पीला है तो पीने में गंदा लगता है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट होती है इसकी यूनिट, वो है ट्रू कलर यूनिट। ट्रू कलर यूनिट क्या होता है, पेपर का क्वेश्चन है। 1 मिलीग्राम क्लोरोप्लाटिनेट आयन जब 1 लीटर साफ पानी में मिलाया जाता है तो जो कलर आता है ना पानी का, उसको कहते हैं ट्रू कलर यूनिट। समझ आ रही है मेरी बात? 1 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोप्लाटिनेट आयन इन 1 लीटर ऑफ द साफ वाटर। अब ट्रू कलर यूनिट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, मतलब कंपाउंड के कलर को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, तो उस डिवाइस का नाम होता है टिंटोमीटर। मतलब दिमाग में ऐसे बिठा लेना जैसे उसका नाम याद है अभी भी, तो इसका भी याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में बहुत बारी आया है। और उसके बाद टिंटोमीटर में आपके पास होती है टेस्ट ट्यूब्स। उन टेस्ट ट्यूब में अलग अलग कलर होता है, उन कलर को हम कहते हैं नेस्लर ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब का नाम होता है नेस्लर ट्यूब्स। तो ट्रू कलर यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन से कंपाउंड से कौन सा कलर आता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किस यूनिट में मेजर करते हैं वो जरूरी है, और किस डिवाइस से मेजर करते हैं। एक्सेप्टेबल एंड रिजेक्शन लिमिट हर किसी की जरूरी है, मतलब ये बताने लायक चीज नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि जरूरी है। 5 और 15, ठीक है भाई। अब याद कैसे करा है मैंने इसको, 5 मुझे याद है तो 15 मिलता जुलता आ जाता है। कलर में 5 अल्फाबेट है तो आप 5 से याद कर सकते हो और कुछ नहीं है, ठीक है। वहां पर क्या है, आपका टेस्ट एंड ऑर्डर में टॉन आ रहा है, टॉन में 3 है, TON, तो यहां पर भी 3 है। इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। आगे चलते हैं। फिलहाल टेम्परेचर, टेम्परेचर तो यही है कि जरा 10 डिग्री बढ़ाने से आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डबल हो जाती है। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है और रिजेक्शन लिमिट कितनी है, बस इतना ही है, ठीक है। रूम टेम्परेचर एक्सेप्टेबल है, कहने की बात ये है। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी क्या है, कीचड़। हिंदी में अगर टर्बिडिटी को समझाना चाहूं तो उसको कहता हूं कीचड़। यानी जब आपके पानी में सस्पेंडेड सॉलिड अवेलेबल होते हैं तो पानी के आर पार नहीं देख पाते, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देते हैं, उसको कहते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी में क्या होता है, अगर पानी के अंदर कीचड़ है, कोई भी लाइट मारी आपने पानी में, डेफिनेटली वो लाइट पानी को पास नहीं कर पाएगी। उस पास ना करने की प्रॉपर्टी को कहते हो टर्बिडिटी। जो पानी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले या दूसरी डायरेक्शन में फेंक दे, स्कैटर कर दे, उसको टर्बिडिटी कहते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर मेजर बात आती है मेरे पास कि आप लोगों के टर्बिडिटी में कौन से पॉइंट है जो याद करने लायक बनते हैं यहां पर। अब टर्बिडिटी को मेजर कैसे कर सकते हो, तो देखो टर्बिडिटी को मेजर करने के मेजर 3 मेथड है हमारे पास। टर्बिडिटी रोड मेथड, जैक्सन टर्बिडमीटर एंड डेफ्लोमेट्रिक टर्बिडमीटर। चौथा आता है बेलिस, लेकिन इसी में ही काउंट कर रहे हैं हम लोग। अब इनमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एसएससी में क्वालिटी पैरामीटर से पूछे हैं, 70% चांसेस है वो इस टर्बिडिटी कंसेप्ट से पूछा गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे भी। टर्बिडिटी रॉड मेथड में क्या होता है कि आपके पास रॉड होती है, पानी के अंदर उसको डुबाते हो। अगर कीचड़ वाला पानी है तो जैसे जैसे आप अपनी रॉड को डुबाओगे वैसे वैसे आपको रॉड दिखना बंद हो जाएगी। तो कितनी हाइट तक आप आपकी रोड को देख पाते हो उसको कहते हैं हम लोग टर्बिडिटी। उसी के कंपैरिजन में मेजर किया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करते हो, जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करके टर्बिडिटी बनाते हो, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, 1 मिलीग्राम सिलिका 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टर्बिडिटी। आगे पढ़ाऊंगा JTU, उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टर्बिडिटी के नाम से जानते हैं। जो रॉड आप लोग यूज करते हो, उस रॉड में आपके पास प्लेटिनम नीडल होती है नीचे, उस नीडल को आपको देखना होता है। जो बेसिक नीडल है बेस पे, उसको आपको देखना होता है, ठीक है। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, वो है आप लोगों की 5 से 10, आपको याद करना है। क्लियर आ रही है मेरी बात? आगे बात आती है जैक्सन टर्बिडमीटर। कुछ मेजर पॉइंट है इसमें। इसमें क्या होता है आप लोगों का, आपका सॉल्यूशन है, नीचे से आपने कैंडल जला दी, जब आप मोमबत्ती जलाओगे और आपका पानी बिल्कुल साफ है, ऊपर से देखने में मोमबत्ती आपको दिखेगी, लेकिन पानी में कुछ कीचड़ डालते गए डालते गए डालते गए, तो आप जब अपने सॉल्यूशन को भर रहे हो तो जैसे जैसे पानी को भरोगे वैसे वैसे मोमबत्ती दिखना बंद हो जाएगी आपको, क्योंकि कीचड़ का अमाउंट ज्यादा हो गया। तो कितनी हाइट तक आप अपने कैंडल को देख सकते हो सॉल्यूशन के ऊपर से, उस हाइट के कंपैरिजन में हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उधर से पता लगाते हैं कि कितनी पानी की टर्बिडिटी है, ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, वो थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, 1 मिलीग्राम सिलिका 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है, और उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो यूनिट है ना, उसको कहते हैं जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, JTU।
इंपॉर्टेंट है, क्या होती है जेटीयू पता होना चाहिए। इसको वेस्ट वाटर के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि वेस्ट वाटर में तो वैसे भी इतना कीचड़ होता है कि मोमबत्ती दिख ही नहीं पाएगी, इसलिए उसके लिए यूज नहीं करते। कब तक यूज करते हैं? 25 ppm, ये आपको याद करना है। तो वेस्ट वाटर के लिए यूज करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसमें कीचड़ ज्यादा होता है, तो इस कंसेप्ट के लिए काम आता है। और 25 ppm से ज्यादा होगा तो ही आप इसको यूज करेंगे, पीने के पानी के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। आगे बात आता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट या बेलिस टर्बिडिटी यूनिट। इसमें क्या होता है, आपकी लाइट स्कैटर होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो ये दोनों ही मेथड स्कैटरिंग या एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस। भाई बेसिक तो आपको क्लियर होगा ना, मैं तो रिवाइज करा रहा हूं, इसमें आपको मेजर पॉइंट बता रहा हूं बस। तो लाइट जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करी जाती है, और आपके बेलिस में पैरेलल डायरेक्शन में मेजर करी जाती है। जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में पास करनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर अगर हो रही है तो वो नेफ्लोमेट्रिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी यूनिट एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन आपको याद करना है। बात आती है यहां पर कि आप लोगों का यहां सिलिका स्केल यूज नहीं होता, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट में ब्लू कोबाल्ट स्केल यूज होता है। सेम चीज है, ब्लू कोबाल्ट 1 लीटर पानी में मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको हम ब्लू कोबाल्ट स्केल कहते हैं। 1 मिलीग्राम ब्लू कोबाल्ट 1 लीटर पानी में मिलाते हैं ना, तो उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, फॉर्मजाइन टर्बिडिटी यूनिट। ये आपको याद करना है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ब्लू कोबाल्ट की जगह फॉर्मजाइन ऐड कर दिया तो वो फॉर्मजाइन टर्बिडिटी यूनिट कहलाएगा। ब्लू कोबाल्ट है तो नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट कहलाएगा। सिलिका है तो जेटीयू कहलाएगा। आपको याद करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा करती है यूज? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट यूज करती है, स्टैंडर्ड यही है। आगे चलते हैं। फिलहाल सस्पेंडेड सॉलिड सबको पता है क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जो है आप लोगों की लिमिट। वो लिमिट आपको याद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है मेजरली। लिमिट क्या है यहां पर? 30 और बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ठीक है। और बाकी चीजें आपको पता होंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो फिल्टर पेपर पे रुक जाए, वो सस्पेंडेड है सारा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे ये केमिकल क्वालिटी में काउंट होता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहां पर, एक तो इसकी यूनिट, दूसरा आपका किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। डी आयनिक टेस्टर के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करते हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताती है कि आपके पानी में सॉल्ट कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतना ज्यादा पानी कंडक्टिव होगा। तो एक फॉर्मूला है, अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो या बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को निकालने का फॉर्मूला, टीडीएस के साथ इसका कैसा रिलेशन होता है, टीडीएस बाई 0.65 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गॉट इट? छोटी सी बात आपको याद रखनी है भाई, बहुत काम की बात है। क्लियर है? चलो। तो अभी तक हमने फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना टेस्ट एंड ऑर्डर नंबर, TON, 1 और 3। फिर हमने जाना कलर, 5 और 15। टिंटोमीटर, नेस्लर ट्यूब याद है। फिर हमने जाना टर्बिडिटी। टर्बिडिटी में हमने जेटीयू जाना, एनटीयू जाना, एफटीयू जाना। जेटीयू जो है वो सीवेज के लिए यूज करते हैं, और पीने के पानी के लिए यूज नहीं होता। आप लोगों का एनटीयू पीने के पानी के लिए यूज होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स वही यूज करता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना सस्पेंडेड सॉलिड्स 30 ppm की लिमिट के साथ। देन वी हैव बीन गॉन थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, काम आना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में, कुछ मेजर बातें जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे पास आता है टोटल सॉलिड। देखो टोटल सॉलिड जो है ना, ये 3 प्रकार से होता है पानी में। या तो सॉलिड बैठ सकता है, या सॉलिड तैर सकता है, या सॉलिड डिसॉल्व रहता है। तो जो बैठ सकता है उसको कहते हैं सेटलेबल सॉलिड, जो तैरता है उसको कहते हैं सस्पेंडेड, और जो डिसॉल्व हो जाता है उसको कहते हैं डिसॉल्व। ये साइज अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है, याद कर सकते हैं आप, काम आ सकता है। टोटल सॉलिड निकाला जाता है इवेपोरेशन टेक्निक से, काफी इंपॉर्टेंट है। सेटलेबल सॉलिड निकाला जाता है इमहोफ कॉन की टेक्निक से। और जो डिटेंशन टाइम रखा जाता है इमहोफ कॉन का, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बाकी एग्जाम में, एसएससी में नहीं आया, बाकियों में आया है। आधा घंटा रखा जाता है। सस्पेंडेड सॉलिड निकाला जाता है फिल्ट्रेशन टेक्निक से। डिजॉल्व सॉलिड को निकालने की कोई एज सच हमारे पास वो नहीं है टेक्निक। तो हम क्या करते हैं, टोटल सॉलिड में से बाकी सॉलिड्स को माइनस करते हैं, जो बचता है वो डिजॉल्व सॉलिड आ जाता है। ठीक है। तो अब इसका एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट 500 और 2000, ये आपको याद करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा जरूरी है, आप देखेंगे बहुत बारी पूछा एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो फिलहाल आगे। क्लोराइड कंटेंट की बात करता हूं। जैसा मैंने आपको बताया, लिमिट से ज्यादा होने पर कैंसर कॉजिंग कंपाउंड बनता है क्लोराइड। तो क्लोराइड में जब भी क्लोरीन आ जाएगा, दिमाग में रखना कैंसर कॉजिंग। ठीक है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। कैसे मेजर किया जाता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कैसे मेजर किया जाता है। तो मोहर्स मेथड के द्वारा इसको मेजर किया जाता है, जिसमें आप लोग इंडिकेटर हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हो। अगर पानी में क्लोराइड है और उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिला दिया जाए तो वो व्हाइट पीपीटी देता है। अगर पानी में क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसको मिला दें तो वो व्हाइट पीपीटी देगा। और अगर आप उसमें ये दे दोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वो उसी पीपीटी को रेड कलर में कन्वर्ट करता है। तो जितना पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है रेड कलर में कन्वर्ट करने के लिए, उतना बताते हैं कि क्लोराइड कंटेंट पानी में उपस्थित है। ये पूरा मेथड है, इसका नाम क्या है, मोहर्स मेथड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। एक्सेप्टेबल लिमिट है 200 से 250, रिजेक्शन लिमिट है 1000, याद होनी चाहिए। फिलहाल आगे चलते हैं। यहां पर अगला कंटेंट आता है मेरे पास नाइट्रोजन कंटेंट। पानी में नाइट्रोजन जनरली ऑर्गेनिक मैटर की मदद से आता है। ऑर्गेनिक मैटर में से 4 फॉर्मेट नाइट्रोजन की अवेलेबल होती है पानी में: फ्री एमोनिया, ऑर्गेनिक एमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मतलब एक आधी बार नहीं, 5-6 बार पूछ चुका है 5-6 सालों में, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि कैसे कैसे ये पानी के अंदर प्रेजेंट रहता है, उनके बारे में हमको थोड़ी सी चर्चा करनी है यहाँ पर। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, सुन लो पहले। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो मैं आपको टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा और ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे लिखेंगे ना, पर्सनली भी लिख देंगे व्हाट्सएप पे भी, तो भी मैं दे दूंगा। तो ये आपके एग्जाम में ये लगा लेना कि 2-3 नंबर के क्वेश्चन जो भी आएंगे, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से आप ठीक करके आने वाले हो, पूरी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो और टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए बेनिफिट भी होगा, क्योंकि वहां पर मैं टारगेट देता हूँ डेली का। 1.5 महीने में 70 मार्क्स की एसएससी की तैयारी करनी है, तो वो टारगेट के साथ आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आप जुड़ जाओ, आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। फिलहाल फ्री अमोनिया, पानी को गर्म करो, गर्म करने के बाद निकलेगी गैस एमोनिया, तो वो फ्री अमोनिया है। ठीक है, कितना उपस्थित है, 0.15, याद करेंगे। ऑर्गेनिक अमोनिया क्या होता है, आपने पानी के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद फर्दर गैस निकली, मतलब पानी गर्म करोगे तो गैस निकलेगी, तो वो जो अमोनिया निकलता है वो ऑर्गेनिक है। रिएक्शन के बाद जो निकल रहा है वो ऑर्गेनिक अमोनिया है। ठीक है, रीबॉइलिंग ऑफ द बॉइल्ड वाटर, ठीक है, एडिशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, कितना उपस्थित रहता है, 0.3। और ऑर्गेनिक अमोनिया और फ्री अमोनिया के टोटल कंटेंट को कहते हैं जल्दाल से अमोनिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है नाइट्राइट्स। भाई बहुत जरूरी है ये। तो नाइट्राइट्स क्या है, पुराना पॉल्यूशन जो ऑर्गेनिक कंटेंट अभी कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ, कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ, तो वो कहलाता है नाइट्राइट। जहरीला है बहुत ज्यादा ये। कैसे मेजर होता है, कलर मैचिंग टेक्निक, यानी टेंटोमीटर और नेस्लर ट्यूब आपके दिमाग में घूम गई। एक्सेप्टेबल लिमिट है ही नहीं, ये जहरीला है, पॉइजनस है ये। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आती है मेजर बात, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या करता है आप लोगों का, पानी के अंदर जब आपका ऑर्गेनिक मैटर फुली डिकम्पोज हो जाता है तो नाइट्रेट्स पैदा होता है। नाइट्रेट्स की लिमिट 45 है। नाइट्रेट्स अगर ज्यादा हो जाए पानी में तो ये कंज्यूम करने पर बॉडी में नील पैदा कर देता है, नीले नीले थक्के पैदा कर देता है, और बच्चों में जनरली देखने को मिलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी डिसीज। ब्लू बेबी डिसीज, नाइट्रेट्स कैन प्रोड्यूस ब्लू बेबी डिजीज इन इन्फेंट्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ नाइट्रेट्स विद हीमोग्लोबिन। इसको हम हीमोग्लोबिनेमिया नाम से भी जानते हैं। ये समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एसएससी में 3 बार देख चुका हूं यही चीज, बस याद करेंगे। आज तक कभी पूछा नहीं है, डीएमआरसी या स्टेट के एग्जाम में ये सब पूछता है जो अब बता रहा हूं, लेकिन हाँ याद तो करना ही है आपको। एमोनिया को ऑक्सीडाइज करने पर आप लोगों का NO2 नेगेटिव बनता है, देन फर्दर ऑक्सीडाइज होने पर NO3 नेगेटिव बनता है, एंड देन फर्दर आपका ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज नहीं, एक्चुअल में वो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो वो नाइट्रोजन गैस बन जाता है। तो वो बैक्टीरिया जो एमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, उन बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रोसोनोमस बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे ये ग्राफ।
ये इंपॉर्टेंट है भाई, टेबल आपके डीएमआरसी में 3-4 बार पूछा इसमें से सिर्फ, ठीक है। डीएमआरसी मतलब एलएमआरसी, डीएमआरसी, एनएमआरसी जैसे मेट्रो के क्वेश्चन हैं ये। फर्दर दोबारा ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हैं नाइट्रोबैक्टर। और जब आप अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीजन हटाते हैं, तो कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। रिडक्शन करने के लिए जो बैक्टीरिया काम आते हैं उनको कहते हैं पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंट्स। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रख लेंगे, बस और कुछ नहीं है। तो अभी तक नाइट्रोजन में क्या क्या बढ़ा? फ्री अमोनिया 0.15, ऑर्गेनिक अमोनिया डबल 0.3, नाइट्राइट 0, नाइट्रेट्स ट्रिपल 0.45, मतलब सॉरी ट्रिपल 45। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये याद करनी है भाई। अल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी को हम देसी भाषा में कहते हैं बेसिसिटी। अब वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है यार, मतलब अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हो ना तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एसएससी जेई तो इतना डिटेल में नहीं जाना। ऊपर ऊपर से मलाई की तरह क्वेश्चन आए हैं, बहुत बेसिक बेसिक। अगर डिटेल में ईएससी, एई और जेई लेवल तक जाना है तो है। एसएससी में बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आए इसमें से, तो मैं वो पढ़ा देता हूँ जो मेजर मेजर बातें हैं। एक तो एल्कलिनिटी जो है वो किसकी वजह से होती है? भाई आप लोगों के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है जनरली। तो जो बाइकार्बोनेट की वजह से होती है उसको कहते हैं बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी, कार्बोनेट एल्कलिनिटी। और जो हाइड्रोक्साइड की वजह से होते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड एल्कलिनिटी या कास्टिक एल्कलिनिटी। जनरली एल्कलिनिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? देखो एल्कलिन क्या है, बेसिक है ना। तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड की जरूरत होती है। तो स्टैंडर्ड एसिड आप लोग अपने सॉल्यूशन में डालते हो, और जितना एसिड आपके एल्कलाइन सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी होता है उतनी आप कहते हो कि उस सॉल्यूशन की एल्कलिनिटी है। इस तरीके से आप एल्कलिनिटी को मेजर करते हो, ठीक है। तो अब मेरी बात आती है यहां पर कि एल्कलिनिटी के पहले मेजरमेंट को ही पढ़ा देता हूं, उसके बाद बात करता हूं टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड एसिड। और एक इंडिकेटर यूज करते हो, पता कैसे लगेगा कि न्यूट्रल हो गया? तो वो इंडिकेटर काम आएगा अभी आप लोगों को। तो यहां पर मेरे पास बात लिखी है कि आप लोगों के इंडिकेटर यूज होते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। तो कहां कहां कैसे कैसे यूज होते हैं उसको थोड़ा सा देख लो। मिथाइल ऑरेंज जब आपके पानी की पीएच कम होती है, 2.8 से 4.2 होती है, तो यूज होता है। अगर आपके पानी की पीएच 8.6 से 10.3 है तो फिनोल्फ्थलीन यूज होता है। यानी बेसिक रेंज है ना पीएच की है, तो इसको बेसिक इंडिकेटर कहते हैं, ऊपर वाले को एसिडिक इंडिकेटर कहते हैं क्योंकि वो एसिड रेंज है। तो आप पानी में जब मिथाइल ऑरेंज मिलाते हो तो पानी का कलर चेंज हो जाता है येलो पे, और जब आप लोग फिनोल्फ्थलीन मिलाते हो तो रेड पे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है उसको थोड़ा समझना। आपने अपने इस कलर को डाला, मतलब इंडिकेटर को डाला, इंडिकेटर डालने के बाद आप एसिड डाल रहे हो तो कलर क्या होगा? चेंज होगा, कलर खत्म हो जाएगा। तो जब कलर आपका खत्म होता है तो बेसिकली वहां से आप पता करते हो कि हाँ पानी के अंदर एसिडिटी या अल्कलिनिटी इतनी है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आपको याद करना है, काफी काम आएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एल्कलिनिटी होने से क्या होता है पानी के अंदर? तो मेजरली याद करना, इनक्रस्टेशन हो जाती है जनरली। इनक्रस्टेशन होता है चॉकिंग, पीपीटी बन जाती है जिसके कारण पाइप चौक हो जाते हैं। तो लिखा हुआ है यहां पर, एक तो ये कड़वा पानी देता है, बिटर टेस्ट देता है। ये सब एसएससी में आया नहीं है कभी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इनक्रस्टेशन क्या है मैंने बताया, पाइप चौक हो जाता है, पीपीटी कीचड़ जम जाता है पाइप के अंदर, ठीक है। पीएच बढ़ा देता है, कॉमन सी बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लाइन लिखी हुई है यहां पर, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी बट फिर भी बता देता। होता क्या है यहां पर, मैंने कुछ रिएक्शंस दिखा रखी थी आपको। हाँ, इसमें से ये 4 रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड दे रहा है मुझे। फर्दर वो डिसोशिएट होता है बाइकार्बोनेट में, फर्दर कार्बोनेट में, फर्दर हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट में डिसोशिएट हो जाता है। अगर बाइकार्बोनेट कार्बोनेट पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती समझ लो। द लास्ट रिएक्शन इज वेरी वीक बिकॉज अगर एल्गे उपस्थित है पानी में तो वो कार्बोनेट को कार्बन के तौर पे, कार्बोनेट में कार्बन है तो उसको कंज्यूम करेगा। कंज्यूम इसलिए खाने के लिए। तो होता क्या है, जब कार्बोनेट आप लोगों का कंज्यूम हो जाता है तो फिर ये बायकार्बोनेट वापस से भागने लगता है। भाई रिएक्शन तो खत्म ही हो रही है ना।
तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो बाइकार्बोनेट वापस रिएक्टेंट स्टेट में जाने लगता है, कार्बन खत्म होने लगता है, जिसके कारण पानी में हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन बच जाता है। तो यही कह रहा है कि ये वीक रिएक्शन होती है, लेट्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इन द वाटर व्हिच इन टर्न्स इंक्रीजेस द अल्कलिनिटी। समझ आ रही है? अगर एल्गे प्रेजेंट है ना पानी में तो पानी की पीएच 8 से 10 के बीच में पहुंच जाती है। ये जरूरी था, बता दिया। आगे आता है पीएच। देखो पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, सबको पता है। पीएच की मोटा मोटी बात कर देता हूं। 0, 7 और 14। 0 से 7 के बीच में रहता है एसिडिक और 7 से 14 के बीच में रहता है बेसिक। तो पीएच को निकालने का फॉर्मूला सबको याद होगा आपको, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। अब ठीक इसी तरह अगर पीओएच निकालना हो तो माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव होता है। और मैं जानता हूं पी एच प्लस पी ओ एच अगर मैं करना चाहता हूं तो वो और कुछ नहीं होता, वो 10⁻⁻14 के बराबर होता है। ये भी आपको पता होगा। अब समझना मेरी बातें कि आप लोगों का पीएच का मेजरमेंट जो है वो कितने तरीके से होता है। एक तो कलर इंडिकेटर टेस्ट है, मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फ्थलीन। इलेक्ट्रोमेरिक या पोटेंशियोमीटर टेस्ट है, इसको मैं एक और नाम से भी जानता हूं, पोटेंशियोमीटर टेस्ट। ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है लिटमस पेपर टेस्ट है। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ बस। मिथाइल ऑरेंज जैसा कि आपको पता है वर्किंग रेंज, और पानी में मिलाते हैं तो येलो कलर का चेंज कर देता है फिर ये। तो एक मिनट यार, कुछ चेंज हो गया क्या? फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के बारे में भी आपको पता है भाई, ये ऐसे ऐसे चेंज कर देता है। और लिटमस के बारे में भी पता है आपको। वो सब बेसिक बेसिक पॉइंट है, बस थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ, मेजर बातें थोड़ी सी सुनते हुए चलना, ये काम आएंगे आपके। कि एक तो आप लोगों का जो असेप्टेबल लिमिट है वो कितनी है, ठीक है, ये याद रखना। एक यहां से पूछता है एसिड रेन की बातें। तो एसिड रेन की बातें भी इंपॉर्टेंट बनती है कि आप लोगों की एसिड रेन कब होती है, जब आपका पीएच 5.5 के लगभग 5.6 से कम होता है तो एसिड रेन हो जाती है। तो लास्ट एक्सेप्टेबल लिमिट जो है ना वो 5.6 है। ठीक है। अब बात आती है यहां पर कि इलेक्ट्रोमेरिक टेस्ट सबसे एक्यूरेट टेस्ट है, ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है, ये भी लिखा हुआ है। बाकी तो यार टाइम पास वैल्यू है, वो सब आप याद करते रहना। जो इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के अकॉर्डिंग मेरे को पता, मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं फिलहाल। आगे हार्डनेस। हार्डनेस मतलब खारापन। पानी के अंदर जो खारापन है वो हार्डनेस कहलाता है। तो आपका जो हार्डनेस है वो बाय मल्टीवेलेंट कैटायंस की वजह से आता है। मल्टीवेलेंट मतलब एक होता है मोनोवेलेंट, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वैलेंसी 1 है। इनके अलावा जो मल्टीवेलेंट है 2, 3, 4, उनकी वजह से हार्डनेस आती है। जो मोनोवेलेंट कैटायन है वो सूडो हार्डनेस देते हैं। सूडो का मतलब दिखता है बट होता नहीं है, असली नहीं होता, फॉल्स होता है। तो ये पेपर आईएएस में एक बार ही आया था, एसएससी में पूछ सकता है कि सूडो हार्डनेस जो है वो मोनोवेलेंट कैटायंस की वजह से आती है। तो दो टाइप की हार्डनेस है, एक परमानेंट हार्डनेस, एक टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस आती है कार्बोनेट्स की वजह से। टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट्स की वजह से आती है। और परमानेंट हार्डनेस नॉन कार्बोनेट जैसे क्लोराइड, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड की वजह से आती है। टेम्परेरी हार्डनेस पानी को गर्म करने से खत्म हो जाती है, परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के लिए अलग से टेक्निक्स की जरूरत होती है। ये मेजर बात यहाँ पे काम आएगी। इम्पैक्ट क्या है? एक तो यार साबुन की कंजम्पशन बढ़ा देता है, झाग नहीं बनाता। कुएं के पानी में कपड़े धो तो डिटर्जेंट यूज करना पड़ता है, साबुन के साथ काम नहीं होता। फिर खाने में कड़वा टेस्ट दे देता है। ऑब्वियसली अगर मैं खारा पानी बहुत ज्यादा यूज करता हूं तो मेरे लिवर पे इफेक्ट आता है, उसको मैं कहता हूं लेग्जेटिव इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है किस तरह से काम मेजर किया जाता है। हार्डनेस को मेजर करने के लिए ईडीटीए का यूज किया जाता है, जिसमें ईबीटी इंडिकेटर होता है, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होता है। ईडीटीए इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसको यूज किया जाता है, टाइट्रेशन टेक्निक के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। मैं टेक्निक नहीं बता रहा। आगे चलते हैं। फिलहाल आप यहां से देख सकते हैं, आप किसी भी पानी में जिसमें ऑलरेडी आपका हार्डनेस है, ईबीटी मिलाना, काले कलर का बन जाएगा। एरियोक्रोम ब्लैक टी रिएक्शन करने पे वाइन रेड कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब शुरू में वाइन रेड कलर बन जाएगा रिएक्शन करने पे। फिर ईबीटीए उसमें मिलाओगे, ईडीटीए मिलाने पर प्रेसिपिटेट बन जाएगी और सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। तो कितना ईडीटीए मिलाना पड़ रहा है वो बताता है उतनी हार्डनेस है पानी की। तो एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट बहुत जरूरी है भाई, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 200, 600 रेंज है, याद करनी हो कर लो, नहीं करनी मत करो, नहीं मतलब कर लेना क्योंकि एसएससी में नहीं पूछी, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ ले। 0 से 50 सॉफ्ट, 300 से बड़ी वेरी हार्ड, बाकी बीच की रेंज ऐसे चल रही है। ठीक है।
हाँ ये बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक वाटर की कितनी, 75 से 115। लिमिट सारी याद होनी चाहिए भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब। आगे बात आती है मेरी, ये सब अभी करते रहेंगे आप बाद में। फ्लोराइड कंटेंट की लिमिट, फ्लोराइड दांतों को खराब करता है, हड्डियों को खराब करता है। अगर 1.5 ppm से ज्यादा हो गया तो दांत टेढ़े मेढ़े कर देगा, उसको कहते हैं फ्लोरोसिस। 5 ppm से ज्यादा हो गया ना तो हड्डियां टेढ़ी कर देगा, जिसको कहते हैं बॉन फ्लोरोसिस। समझ आ रही है, फ्लोराइड कंटेंट का ये इंपॉर्टेंट है। लिमिट मैक्सिमम 1.5 है, वैसे 1 रहती। मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ा भी नहीं रहा आपको, सिर्फ मैं दिखाना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि जो नंबर मैंने आपको दिया है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि यार आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। और इसमें जो जो है वो सब मैंने लिखा हुआ है, सबकी एक्सेप्टेबल रिजेक्शन लिमिट आपको याद करनी है। और मेजरली तो कुछ ऐसा है नहीं, बाकी डिटेल में पढ़ना है तो बात अलग है। देखो मैं यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ मेन पॉइंट दे रहा हूं जो आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर के क्वेश्चन अगर आए तो आप कर लोगे इसमें से। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, मेंस के लिए डिटेल में फिर अलग से पढ़ेंगे, पहले प्री की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो प्लान है 1.5 महीने में 70 नंबर सिक्योर करने का वो यही है। ठीक है, फिर ये सारी है मेजर मेजर मेटल्स की लिमिट लाया था। तो ये फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हमने मेजरली प्रॉपर्टीज के साथ कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजिकल की मैं बात बताऊं, बायोलॉजिकल इज नॉट सो इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एसएससी जेई, नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट। आज तक मैंने 2 क्वेश्चन देखे हैं, तो मैं इसीलिए उसको नहीं लेकर आया। अगर आपको पढ़ना है तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर बता देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा अपनी, आप रीड करोगे सब हो जाएगा, कुछ समझाने का नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने नहीं कराया। अब बात आती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़े से। ओके, तो क्वेश्चन 1 इज डिस्प्लेड टू यू ओवर द स्क्रीन। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू IS 10-500 2012, कृपया करके याद कर लीजिएगा TDS के लिए IS कोड ये है। ठीक है एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। परमिसिबल लिमिट ऑफ द TDS कितनी होती है? परमिसिबल लिमिट मतलब मैक्सिमम लिमिट, एक होती है एक्सेप्टेबल लिमिट। एक्सेप्ट तो 500 करते हैं, लेकिन मैक्सिमम रिजेक्शन लिमिट फिलहाल जो है मैक्सिमम तक जा सकती है वो 2000 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आगे चलते हैं फिलहाल। विच टाइप ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट यूज टू क्लासिफाइंग द ऑर्डर? ऑर्डर से रिलेट 3 का तो हो रहा है, स्वीटनेस, पंजेंसी, स्मोकीनेस, बट टर्बिडिटी इज टोटली डिफरेंट। यू नीड टू गो विद ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैंने सॉल्व किया एग्जाम में, आप लोग भी वैसे ही सॉल्व करना, बहुत क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे। ठीक है, ये कोड इंपॉर्टेंट है, आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी की याद कर लेना इसको, पूछ सकता है एग्जाम में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो। ये कह रहा है ग्राउंड वाटर में मडरी ऑफ द क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ द क्ले और सच अदर पार्टिकल प्रेजेंट हिंड्रेंस टू द पाथ ऑफ द लाइट। लाइट से रिलेटेड हमेशा जैक्सन होता है भाई, क्लियर है ना, स्टीवन टर्बिड मीटर तो कुछ होता ही नहीं है। आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ द डिग्री एट विच वाटर लॉसेज इट्स ट्रांसपेरेंसी। अपनी ट्रांसपेरेंसी को खोने के लिए टर्बिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। पैथोजेंस को अगर आपको नापना होता है तो डायरेक्टली पैथोजेंस बहुत छोटे होते हैं, उनको नाप नहीं पाते, तो उनके लिए हम लोग कॉलीफॉर्म्स को नापते हैं। तो कॉलीफॉर्म्स को नाप के पता लगता है कि पैथोजेंस पानी में कितने हैं। तो ये बायोलॉजिकल पैरामीटर में एक ही क्वेश्चन दिखा मुझे ये, उसके बाद दिखा ही नहीं कोई, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया सही बताऊं तो। आपको बोला गया कि फ्लोरा एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड कितनी है, 1 mg/L। 1.5 तो रिजेक्शन लिमिट हो जाती है। ब्लू बेबी डिजीज नाइट्रेट्स की वजह से होता है, हमको भी पता है, कंसेंट्रेशन 45 ppm होता है। TDS अभी अभी हमने देखा, यहां पर कह रहा है परमिसिबल 2000 होती है, एक्सेप्टेबल 500 होती है। ब्लू बेबी डिजीज नाइट्रेट्स की वजह से होती है। प्रेजेंस ऑफ द रीजन ऑफ द टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट्स, टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट की वजह से होती है। परमिसिबल लिमिट ऑफ द क्लोराइड कंटेंट 200, 200 और 1000 थी ना, तो परमिसिबल लिमिट 200। आगे चलते हैं फिलहाल, टर्बिडिटी किस स्केल पे मेजर करते हैं? सिलिका स्केल पे, जिसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट बनती है उसको कहते हैं JTU, याद है ना आपको। आगे चलते हैं फिलहाल, रेन, एसिड रेन जो है वो 5.6 की पीएच से कम वाली को कहते हैं। अब यह ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन के हिसाब से कुछ बन नहीं पा रहा, 5.6 होता है, कुछ बन नहीं पा रहा। आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग एज पर टर्बिडिटी, पता ही है आपको ये सब तो। टर्बिडिटी से बहुत क्वेश्चन आए हैं जेई में, बहुत अलग ही प्यार है इसका। परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक, मैंने आपको वो मेटल वाला दिखाया था ना, उनमें सबकी परमिसिबल लिमिट लिखी है, वो आप प्लीज देख लेना, आपके काम आएगी। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ए है।
आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव 10 की पावर -14 होता है, पीएच में मैंने आप लोगों को लिखा है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, 1 नंबर का गारंटीड आपके पेपर में आएगा, बस इतना डाटा याद कर जाना। ये आधा घंटा पौना घंटा जो वीडियो चली है, बस इतना ही, इसके अलावा बेशक कुछ मत करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, शॉर्ट कंटेंट है ये आपका। गेट क्लियर होना और NIT मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। निखिल सर से प्रेपरेशन करता आ रहा हूँ। निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था, तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर, थैंक यू।